बहुत लोग सवाल करते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या जी। एज्ड हो गए हैं, बिल्कुल। बूढ़े हो गए, पर जिस तरह से नीतीश कुमार ग्राउंड पे कैंपेन कर रहे हैं, जिस दिन आपको याद होगा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहे थे, उस दिन नीतीश कुमार बाई रोड निकल गए, 14 विधानसभा को टच किया और घूमते हुए गए। कई जगह पे मुझे ऐसा दिखा कि पति कह रहा है कि नहीं इस बार हम वोट आरजेडी को करेंगे जी। फुलपरास में मुझे ऐसा दिखा। हाँ, और हाँ। महिला कह रही है, या दो महिला ने कहा मुझे कि इनको जहाँ देना है देथिन हम तो नीतीश के वोट। तो मैंने कहा कि तो तेजस्वी यादव ने भी आपको ऑफर किया कि 2500 रुपया महीना हर महीने देंगे, हमारी बहन मतलब कहला ही है देश। सीमांचल में आपने क्या संघर्ष देखा कि सीधी लड़ाई है कि ओवैसी भी है और प्रशांत किशोर भी कहीं है? राजद ने बोड़ा बोराम से अफजल अली खान को पार्टी से निष्कासित किया जी, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ से वीआईपी के संतोष सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, मुकेश सैनी के भाई हैं। तो अभी वहाँ कंफ्यूजन बना हुआ है। वहाँ एनडीए ने भी अपने मैनिफेस्टो में 2 करोड़ जॉब की प्रॉमिस की है, उस पर भी उनको संदेह है। सुरेंद्र विवेक नाम है कैंडिडेट का, हाँ, पुराने पत्रकार हैं, वो तो लोजपा का है जी। लोजपा का है, नीतीश कुमार के लिए नीतीश कुमार के लिए हम आए हैं और नीतीश कुमार इसके लिए प्रचार करने आए हैं। तो हम सब सुरेंद्र भैया को हेलीकॉप्टर छाप पे वोट देंगे। तो हम कहते थे कि कुछ जिलों में जैसे महिलाओं का वोट परसेंटेज ज्यादा है, तो हम लोग उसको आर्ग्यू देते थे कि बिकॉज वहाँ से पुरुष का माइग्रेशन हो चुका है काम करने के लिए, इसलिए महिला का वोट प्रतिशत आता है। आप अलीनगर भी गए थे? मैं अलीनगर भी गया था। हाँ, क्या हाल है मैथिली ठाकुर का? देखिए टफ कॉन्टेस्ट है मैथिली ठाकुर के। उनके पिता को लेकर लोगों में थोड़ी नाराजगी है कि उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा है। थोड़ा चुनाव में मुझे तेजस्वी यादव से ज्यादा युवा नीतीश दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव से ज्यादा युवा प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार का चुनाव है और हमारे साथ हैं दिल्ली में द इकोनॉमिक टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार कुमार अंशुमान, रहने वाले बिहार के ही हैं और सितंबर महीने से ही बिहार के चुनाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं अंशुमान जी। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया है इन्होंने। बहुत स्वागत है अंशुमान जी। देखिए अंशुमान जी, यह बात कही जा रही है कि बिहार का जनादेश 2025, बिहार का जनादेश इस बार महिलाएं तय करने वाली हैं। महिलाएं तय करेंगी कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा। तो महिलाएं जब तय कर रही हैं, आपने इतना लंबा भ्रमण किया, पटना के रहने वाले भी हैं और आपने सितंबर महीने में शुरुआत की थी। जब ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे तो आपने यह भी कहा कि अब जो गांव की महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, अब उन्हें गांव में किसी जरूरी काम के लिए किसी बूटन सिंह, किसी ओंकार सिंह, किसी नरेंद्र सिंह से सूद पर पैसे लेने की जरूरत नहीं है। 10% ब्याज पर पैसा लेना नहीं पड़ता है। क्या बदल गया और क्यों ऐसा लगने लगा? आपने बेगूसराय का हवाला दिया ऑफ कैमरा कि आपने बेगूसराय में 2 रैलियां कवर की और दोनों में बड़ा ही अंतर दिखा। महिलाएं क्या सच में बिहार का जनादेश तय करती हुई दिखाई पड़ रही हैं? देखिए गणेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, बात करने के लिए जी। मैं पहली बार बिहार के दौरे पर सितंबर के महीने में आया था और मुझे अच्छी तरह याद है 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर किया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में। मैं उस वक्त अपने ही गांव के अपने ही गांव के नौबतपुर के पंचायत भवन गया और वहां पे काफी महिलाएं जमा थी। ज्यादातर वो महिलाएं दलित वर्ग की, ओबीसी वर्ग की, ईबीसी वर्ग की महिलाएं थी और जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं थी और उनसे इंटरेक्शन करने का मेरा ये पहला मौका था। जीविका समूह के साथ मैंने भी सुना है, लेकिन मैंने कभी किसी समूह के साथ संवाद नहीं किया। ये भी मैं भी सुनता था, अभी तक रिकॉर्ड में था कि 14 लाख लोग जीविका, 14 लाख संस्थाएं चलती हैं। हाँ, 1.5 करोड़ लोग जीविका से जुड़े हुए हैं। तो ये मेरा पहला मौका था क्योंकि वो लोग मुझे जानते थे, इसलिए बहुत खुल के बात कर रहे थे और वो महिलाएं बहुत मुखर होकर बात आपको भी पता नहीं हुआ कि गांव की ये महिलाएं नहीं बात थी, बिल्कुल नहीं बात थी मेरे लिए भी। तो उन महिलाओं से जब मैंने बात करनी शुरू की तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि भैया 2014-15 से पहले मेरे गांव में जैसे भूमिहार बहुल गांव है, भूमिहार जमींदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि 2014 से पहले गांव में 10-5 ऐसे लोग थे, इनका नाम था ओंकार सिंह, नरेंद्र सिंह, ये सिंह, वो सिंह, 4-5 लोग थे जो 10 रुपए सैकड़े ब्याज पर पैसा देते थे हर महीना 10 रुपए सैकड़े हर महीने 10% ब्याज देते थे हर महीने, उस पर वो पैसा देते थे। और ये जो गरीब लोग थे, इनके पास इकट्ठा कैश तो होता नहीं था। मान लीजिए घर में किसी की डेथ हो गई, अब उसकी बॉडी को अंत्येष्टि के लिए ले जाना है, तो आनंद फानन में कहाँ जाएंगे तो उनके पास जाते थे, उनसे पैसे लेते थे और महीने भर बाद साइकिल पर वो लोग हर दिन घूमते थे। अच्छा। और इनसे सूद की वसूली करते थे, किसी को
गाली देके, किसी को बोल के, किसी से पैसा लेंगे, किसी का कुछ रखवा लेंगे, अनाज ले लेंगे और वैसे करके पैसे लेते थे जी। फिर भी वो पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि 10% महीना का ब्याज आप समझ सकते हैं बिल्कुल कितना ज्यादा होता है। 10 महीने में 100 का 200 हो उसमें भी गया। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो पहले महीने का 10 रुपए काट के 90 रुपए मिलेगा आपको। अच्छा, 90 रुपए मिलेगा, वो वहीं कट गया जी। तो उन महिलाओं ने बताया कि हम 14-15 में हम जीविका से जुड़े जी। और जीविका से जुड़ने के बाद जो बड़ा बदलाव हमने महसूस किया कि हम लोगों ने उन लोगों से पैसा लेना बंद कर दिया। अच्छा, तो मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? ये जो साहूकार थे, महाजन थे, जो गांव के और बड़ी जातियों के बड़ी जातियों के लिए जो सूद पर पैसे देते थे, तो उन्होंने कहा कि जीविका में भी हमको पैसा मिलता है और 1% इंटरेस्ट पर मिलता है महीने का 12। हाँ, मतलब महीने का 1% और साल का 12%, मतलब बैंक का ब्याज होगा। बैंक का ब्याज होता है जी। और उन्होंने कहा कि ये बात जरूर है कि इसमें आपको मंथली किस्त देने में एकदम आपको समय से चुकाना पड़ता है, पर इसके लिए आपको किसी महाजन के घर पे या किसी से गाली नहीं सुननी है, किसी से कुछ बोलना नहीं है, आपको 4 लोगों के सामने बेइज्जत नहीं होना है। तो पैसा ले रहे हैं आप और लेके सही ढंग से खर्च करके कुछ करके आप वापस कर दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जीविका से जुड़ने के बाद कैसे उसमें से कई महिलाओं ने कहा कि अपने पति के लिए उन्होंने गोलगप्पे का, फुचका का ठेला लगवा दिया। अच्छा। किसी ने कहा कि पैसा जमा करके अपने बेटे को मैंने लैपटॉप खरीद दिया। किसी ने कहा कि पैसा जमा करके अपनी बेटी को मैंने स्कूटी खरीद दिया। और अब हम पैसा लेने के लिए उन पर निर्भर नहीं है, हम भी कुछ काम कर रहे हैं, हम भी घर के फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा घर बढ़िया बन गया है, सारी सुविधा है कि चलिए भैया मेरा घर देखिए जी, आप ही की तरह हम भी आरओ का पानी पीते हैं। अच्छा, आरओ का पानी पीते हैं। अच्छा, पानी गिलास में लिया, मैंने कहा नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगा, भैया घबराइए नहीं, ये दिल्ली वाला पानी है, दिल्ली वाला आप पानी पीते हैं, वही वाला आरओ लगा हुआ मेरे घर में जी, हम आरओ का पानी पीते हैं, ऐसा नहीं है भैया। तो वो बदलाव देख के मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ। और अगले दिन फिर मैं गांव में आया और बैठा और गांव में लोग आके बैठते हैं, तो मैंने कहा कि इसमें एक बात मुझे बताइए आपको कि ऐसा नहीं है कि गरीब महिलाएं या गरीब तबका अपर कास्ट में नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल अपर कास्ट में बिल्कुल है, वहाँ भी गरीबी है, वहाँ भी गरीबी है, बिल्कुल। तो भूमिहार लोग थे, मैंने कहा आप लोग भी, लेकिन आप में से कोई मुझे जीविका में नहीं दिखी वहाँ पर। और प्लस जो 10,000 रुपया मिल रहा है सरकार की तरफ से बेनिफिट है, कोई भी ऐसा मुझे नहीं दिखा जो वो पैसा लेगा या ले रहा है। तो सारे मेल थे और उनका बड़ा आंसर था कि वो बैकवर्ड लोगों का कम्युनिटी है, उसमें जाके बैठना या जाके बात करना वो थोड़ा दिक्कत है हम लोगों के लिए। कुछ लोग जुड़ा हुआ है और हम लोगों को देता भी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये भी बोला कि फॉरवर्ड को नहीं देता है। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि तो इससे पहले ये जो साहूकार थे जिनका सालों से ये धंधा चल रहा था, उनका क्या हो रहा है? उनका क्या हो रहा है? जब वो उनसे पैसा नहीं ले रहा, उनका एक बड़ा मार्केट था, वो मार्केट खत्म हुआ, तो उनका क्या हो रहा है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ज्ञानेश्वर जी। लोगों ने मुझे कहा कि अब अपर कास्ट के लोग ही उनसे पैसा ले रहे हैं। अपर कास्ट के लोग ही पैसा ले रहे हैं। पहले गरीब ले रहे थे, दलित ले रहे थे। अब वो गरीबी चूंकि आप में आ गई है, समृद्धि रही नहीं, तो वही लोग उनसे पैसा ले रहे हैं और पैसे के बदले, और चूंकि मोटा पैसा ले रहे हैं कुछ बड़ा काम करने के लिए, शादी है, ब्याह है, तो लाख रुपया 50,000 ले रहे हैं, उतने महंगे ब्याज पर, तो लाख रुपए का 6 लाख होते टाइम नहीं लग रहा है। तो अंत में कोई जमीन लिखवा रहा है, कोई मकान बेच रहा है, तो वो जो निम्न तबका, मतलब भूमिहार को कर्जा दे रहा है ब्याज पर, 10% ब्याज पर, और ज्यादा को दे रहा है। बिल्कुल, और वो जमीन भी लिखवा ले रहा है, जमीन भी लिखवा ले रहा है, आप पैसा दे नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सोशल चेंज मुझे महिला के लेवल पर वहां पर दिखा। आपने बात की बेगूसराय की रैली की, बिल्कुल, मैं साहेबपुर कमाल में था, कल 2 रैली थी वहां, एक नीतीश कुमार की रैली थी और एक तेजस्वी यादव की रैली थी। नीतीश कुमार की रैली में 60% से ज्यादा महिलाएं थी। अच्छा, 60% से ज्यादा, 40% ही मर्द थे। और उन लोगों से बात करने के बाद मुझे समझ में आया वो महिलाएं बहुत मुखर थी। मैंने कहा कैंडिडेट तो लोजपा का है, सुरेंद्र विवेक नाम है कैंडिडेट का, पुराने पत्रकार हैं, वो तो लोजपा का है जी। उन्होंने कहा लोजपा का है लेकिन नीतीश कुमार के लिए खड़ा है, नीतीश कुमार के लिए हम आए हैं और नीतीश कुमार इसके लिए प्रचार करने आए हैं, तो हम सब सुरेंद्र भैया को हेलीकॉप्टर छाप पे वोट देंगे। अच्छा, कि हम लोगों को आवाज दी है नीतीश कुमार। अच्छा, महिलाएं बोल रही हैं, बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा रही थी रैली खत्म होने के बाद, हम लोगों को आवाज दी है, घर से बाहर मार्केट में निकाला है, फाइल लेके, बैग लेके बाजार में हम जा रहे हैं, वो आवाज नीतीश कुमार ने दी है। इसके कॉन्ट्रास्ट में तेजस्वी यादव की रैली थी जी। तेजस्वी यादव की रैली में महिलाओं की उपस्थिति नगण्य थी, बिल्कुल नगण्य थी जी। आप अगर पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि जीविका दीदी को टारगेट होता है, उनको कंप्लीट करना होता है, महिलाएं डर के नहीं आती जीविका वाले हमारी रैली में कि जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। बट इन सब के बावजूद भी एक खास प्रतिशत महिलाओं का होना चाहिए था जो उसमें नहीं दिखा। बिल्कुल, ये एक स्टार्क डिफरेंस है। तो आपको लग रहा है कि जीविका दीदी का जो समूह है उसमें यादव जाति की महिलाएं भी हैं, मुसलमान भी हैं, और यदि ये हैं तो इनका वोटिंग ट्रेंड भी कुछ दूसरा हो सकता है? कई जगह पे मुझे ऐसा दिखा कि पति कह रहा है कि नहीं इस बार हम वोट आरजेडी को करेंगे जी। फुलपरास में मुझे ऐसा दिखा। और महिला कह रही, यादव महिला ने कहा मुझे
कि इनको जहां देना है देथिन, हम तो नीतीश के वोट देवे। अच्छा, इनको जहां देना है देथिन, हम तो नीतीश के वोट देवे। अच्छा, हम तो नीतीश के वोट देवे। पर्व त्योहार के टाइम पे घर में पैसा अलग है और आगे भी आए थे। तो मैंने कहा कि तो तेजस्वी यादव ने भी आपको ऑफर किया कि 2500 रुपया महीना हर महीने देंगे, हमारी बहन योजना में देंगे। बोला कहला ही है, दे ही थे, पैसा दे ही थे, पहले भी दिले है, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा था बीच में जिसमें एक विनय यादव बेलागंज से वीडियो ललन टॉप का था कि वह कह रहे थे कि 20 लाठी मारबे तौतिया के जहां कवे वहीं वोट देते। तो क्या महिलाएं अब लाठी खा लेंगी और लाठी खाकर पुरुष के कहने पर, पति के कहने पर वोट जहां मर्जी नहीं होगा वहां दे देंगी? ऐसी स्थिति है? देखिए, एक तबका हो सकता है, मैं भी मानता हूं कि एक तबका हो सकता है। इस बात को स्वीकार करने में मुझे भी बहुत समय लगा कि महिला वोटर एक अलग वर्ग हो सकता है। हम बिहार में यही मान के चलते थे कि महिला वोटर हमेशा घर के पुरुष के हिसाब से ही वोट करते हैं, और यही बात मैं बहुत फॉर्मली कहता था। इनफैक्ट भाजपा के बड़े नेता थे सुशील कुमार मोदी, अब नहीं रहे, उनसे बातचीत होती थी तो हम कहते थे कि कुछ जिलों में जैसे महिलाओं का वोट परसेंटेज ज्यादा है, तो हम लोग उसको आर्ग्यू देते थे कि बिकॉज वहां से पुरुष का माइग्रेशन हो चुका है काम करने के लिए, इसलिए महिला का वोट प्रतिशत ज्यादा है, वरना महिला पुरुष के साथ ही वोट देती है। बीजेपी के बड़े नेता से भी एक बार मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट वो ट्रेंड मुझे इस बार बदलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सुबह मेरे घर के पास एक ग्राउंड है, प्लेइंग ग्राउंड है, बच्चे दौड़ने जाते हैं। आप सुबह चले जाइए वहाँ 6 बजे, आपको वहां पर 20 से 25 लड़कियां दिखेंगी दौड़ते हुए, लॉन्ग जंप करते हुए, हाई जंप करते हुए। मोस्टली ओबीसी की लड़कियां हैं। ओबीसी की लड़कियां, अच्छा, बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में बाकी दरोगा की तैयारी कर रही हैं, वो वहां दौड़ने आती है। तो बताती हैं कि मेरे ग्रुप से 4 सहेलियों का हो गया है, पिछले बार जब बहाली हुई थी वो ट्रेनिंग कर रही हैं। तो इसका मतलब पोशाक योजना, साइकिल योजना जो नीतीश कुमार ने कभी बहुत पहले शुरू किया था, उसका फायदा मिलने लगा? फायदा मिलने लगा और लोगों में अवेयरनेस भी आ गई कि हमारे लिए सरकार ये दे रही है और हमें इसका फायदा लेके अपने जीवन स्तर को सुधारना है। ये मौका है। घर से भी मैं देख रहा हूँ कि उस समाज में, खास करके ईबीसी ओबीसी समाज में, महिलाओं को बढ़ने में मदद की जा रही है। अपर कास्ट समाज में अभी भी एक हेजिटेशन है महिला को आगे करने में। बहुत जरूरी नहीं होता, जहाँ पे महिलाओं के लिए पंचायत में रिजर्वेशन हो गया है वहां पे दबंग पति अपनी महिलाओं को खड़ा करके मुखिया बना दे रहे हैं। लेकिन एक हेजिटेशन है, एक रिजर्वेशन है महिलाओं को प्रमोट करने में कि घर से बाहर फाइल लेके निकलेगी, साड़ी लेके 10 लोग दिखेगा, बहू है, घर की बहू है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है। वो महिलाएं, जैसे कि आपने हम लोग बात करते कि खेत में भी काम करने के लिए बिल्कुल, मार्केट में सब्जी बेचने के लिए भी तैयार है और शाम को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भी तैयार है। तो वो हर तरह से अपनी समृद्धि के लिए काम कर रही है। घर में चूल्हा चौका भी कर रही है, चूल्हा चौका भी कर रही है, दाई का काम भी कर रही है, और इसमें उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे माहौल में अपने पति के साथ जीवन बिता। लेकिन बड़ी जाति की महिलाएं घर में बंद है। घर में बंद है। अब जैसे आपने कहा कि अब हम और आप जैसे लोग, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मेरी वाइफ वर्किंग है, बट यहाँ पे जो लोग हैं तो उन महिलाओं के लिए इनकम का स्रोत कुछ भी नहीं है। आप जो पैसे देते हैं, आप जो मार्केट से सब्जी लेके चले गए, उसी पे वो निर्भर है। उसके अलावा दिन में घर में काम कर रही हैं, बच्चों के लिए कुछ कर रही हैं, घर का काम कर रहे हैं। उनको कोई ओपनिंग, कोई बाहर की दुनिया से उनका कनेक्शन नहीं है। उनमें कोई, कुछ महिलाएं हैं जो बाहर आई हैं, कुछ इधर उधर चल रही है, मैं जनरल बात नहीं कर रहा, बट एक बड़ा तबका है जो भी घर के अंदर है। और ये एक बड़ा सोशल चेंज मुझे दिख रहा है। आने वाले दिनों में आप ट्रेंड देखेंगे कि बिहार में, आपको पता होना चाहिए कि 60,000 से ऊपर महिलाएं पुलिस में हैं। बिल्कुल। और देश में वन ऑफ द हाईएस्ट वुमेन इन पुलिस बिहार स्टेट है। अंशुमान जी, आप सहरसा भी गए, आप पूर्णिया भी गए, आप मधुबनी भी गए। चलिए पहले हम सीमांचल की ओर चलते हैं। सीमांचल में आपने क्या संघर्ष देखा कि सीधी लड़ाई है कि ओवैसी भी है और प्रशांत किशोर भी कहीं है? देखिए, कुछ एक सीटों पर प्रशांत किशोर का कैंडिडेट है, वो थोड़ा असर डाल रहा है। थोड़ा असर डाल रहा है, जैसे जोकीहाट में, बिल्कुल सही आपने कहा, जोकीहाट में असर डाल रहा है। मुसलमानों में एक, वहां पर जो जनरल आप बात करेंगे, ज्यादातर मेरी मेल से बात हुई, मुसलमान की महिलाओं से बातचीत नहीं उतनी हो पाई। तो मेल में एक तो पहले वो बताने से ही चकते हैं, और बताते हैं तो थोड़ा उसमें ये है कि हमको आरजेडी को वोट करना है, वोट बढ़ता हुआ नहीं देखना है। बट कई सीटों पे जहां एआईएमआईएम का कैंडिडेट मजबूत है, ओवैसी की पार्टी का, जैसे हम अमौर की भी बात करते हैं, अख्तरुल इमाम मुझे मजबूत स्थिति में लगे वहां पर अमौर में, क्योंकि मुसलमानों के बड़े तबके को लगता है कि यही लीडर है और ये जीत के भी जाएगा तो बीजेपी या उस तरफ नहीं जाएगा। तो इसलिए वहां सीमांचल में जो जनरल ट्रेंड है, एसआईआर के बाद आप कह लें या वक्फ के कानून के बाद, वो थोड़ा विपक्षी अलायंस की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, और वहां पे वो थोड़े उस स्थिति में है कि कर रहे हैं। बाकी जातियों का भी उसी हिसाब से थोड़ा पोलराइजेशन होता रहा है, बट सीमांचल में चूंकि माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है।
सो उसमें बहुत ज्यादा ट्रेंड में बदलाव नहीं है। कुछ एक सीटों पर प्रशांत किशोर जरूर अपना असर डाल रहे हैं, बाकी रीजन से ज्यादा असर सीमांचल में मैं कहूंगा जी। सीमांचल में के एरिया में प्रशांत किशोर की पार्टी का बाकी रीजन से थोड़ा ज्यादा असर, जबकि पदयात्रा वहां नहीं हुई थी। हाँ, इनफैक्ट मैंने पूर्णिया में लोगों से बात करी तो गए थे शुरू में सीमांचल गए थे प्रशांत किशोर, बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि यहीं के किसी सीट से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। ये बात अच्छा। कई लोगों ने कही कि पूर्णिया से भी लड़ सकते थे या यहीं, क्योंकि उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उदय सिंह वो पूर्णिया से ही आते हैं, तो बहुत लोगों को ये भी उम्मीद थी। तो थोड़ी निराशा लोगों में इस बात को थी कि उसको लेकर नहीं आए। तो अब उनकी जो लड़ाई है वो कैंडिडेट पे हो गई है। वहां पर जहां उनका कैंडिडेट ठीक है वो वोट ले जा रहा है, सीट में बदलेगा कि नहीं ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, पर हाँ कुछ सीटों पर उनका असर जरूर। आप अलीनगर भी गए थे? मैं अलीनगर भी गया था। हाँ, क्या हाल है मैथिली ठाकुर का? देखिए टफ कॉन्टेस्ट है मैथिली ठाकुर के लिए। विनोद मिश्रा एक लोकल कैंडिडेट है वहाँ, जिसको वहाँ लड़ाया जा रहा है दूसरी अपोजिशन की तरफ से, और मैथिली ठाकुर बेनीपट्टी से हैं, उनको वहाँ से लाके लड़ाया गया है। तो एक थोड़ा सा विरोध मुझे वहाँ पर दिखा इस वजह से कि वो बाहरी कैंडिडेट है। दूसरा उनके पिता को लेकर लोगों में थोड़ी नाराजगी है कि उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा है, थोड़ा एरोगेंस था उनमें उसके लिए। हालांकि भाजपा ने पूरी ताकत लगाई हुई, गृह मंत्री अमित शाह खुद उनके प्रचार में गए और उम्मीद है कि अंततः चीजें मैथिली ठाकुर के पक्ष में टर्न आउट हो जाएंगी, बट अभी की स्थिति में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। पूर्णिया में क्या महसूस किया आपने? वहाँ जितेंद्र यादव बनाम विजय कुमार। देखिए विजय खेमका वहाँ जीतते रहे हैं, पुराने कैंडिडेट है, और हर बार ऐसा पूर्णिया के लोगों को लगता है कि इस बार विजय खेमका टिकट नहीं मिलेगा इनको। लोगों में बहुत नाराजगी है, पार्टी नाराजगी को समझेगी और विजय खेमका को टिकट नहीं देगी, कोई नया उम्मीदवार आएगा। लेकिन कयासों के उलट हर बार विजय खेमका टिकट लेके आ जाते हैं, इस बार भी आ गए हैं। इस बार थोड़ा चेंज ये है कि जितेंद्र यादव मजबूत कैंडिडेट है, जितेंद्र यादव ने घूम के काम किया है, हर वर्ग में उनकी थोड़ी पकड़ भी है। और पूर्णिया ने आपको देखा लोकसभा चुनाव में भी पप्पू यादव को जिता के भेजा, तो पूर्णिया का मतलब लोगों का माहौल और थोड़ा वो अलग है जो बाकी जगह से है। वो जितेंद्र यादव को सिर्फ यादव की तरह नहीं देख रहे कि व्यवहार अच्छा है, सबसे मिलता है, लोग जाते हैं तो उसके लिए काम भी करता है। अच्छी टक्कर दे रहे हैं जितेंद्र यादव विजय खेमका को। तो देखिए विजय खेमका को अच्छी टक्कर दे रहे हैं। हम फिर बिहार पर आते हैं। बिहार के चुनाव में आपको मोदी ज्यादा बड़े फैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, नीतीश कुमार ज्यादा बड़े फैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए फैक्टर दोनों है। प्रधानमंत्री मोदी का अपना एक कद है जी, और उनके उस कद के आगे मतलब देश में बहुत सारे चुनाव वो जीतते हैं। प्रधानमंत्री की चेहरा भाजपा के लिए बहुत बड़ा चेहरा है और उस चेहरे पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है, जीतती है। और एनडीए ने इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का तय किया है। बहुत लोग सवाल करते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या वो एज्ड हो गए हैं, बूढ़े हो गए, पर जिस तरह से नीतीश कुमार ग्राउंड पे कैंपेन कर रहे हैं, जिस दिन आपको याद होगा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहे थे, उस दिन नीतीश कुमार बाई रोड निकल गए, 14 विधानसभा को टच किया और घूमते हुए गए, लगातार प्रचार कर रहे हैं अपने अलायंस के दूसरे पार्टनर के साथ भी, जैसे लोजपा के अरुण जो वहां से लड़ रहे हैं बख्तियारपुर से, उनको बुला के कहा कि अरुण बाबू आपका तो हम वोटर हैं यहाँ बख्तियारपुर जी, अरुण बाबू, हाँ अरुण शाह को, आपके तो हम वोटर हैं अरुण बाबू यहाँ पर। तो जिस तरह से वो अपना पर्सनल कनेक्ट दिखा रहे हैं, तो नीतीश कुमार सिर्फ अपने कैंडिडेट के लिए नहीं, अलायंस के कैंडिडेट के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। और इस चुनाव में नीतीश कुमार का वोटर नीतीश कुमार के साथ स्टिक कर रहा है जी। वो नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी गलत सुनने को तैयार नहीं है। जितना ज्यादा ऑपोजिशन उनकी बीमारी को लेकर वो सब बात करता है, वो उतनी ही मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़े हो जा रहे हैं इस चुनाव में। नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर है। नीतीश कुमार बड़े फैक्टर हैं। तेजस्वी यादव 2020 से बेहतर करते दिखाई पड़ रहे हैं कि 2020 से खराब करते दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए 2020 का चुनाव बहुत अलग चुनाव था, ट्रिकी था, कोविड के बाद वो चुनाव था, कोविड के माहौल में चुनाव था, तो प्रचार बहुत नहीं हो रहा था जी। तो तेजस्वी यादव का कैंपेन अंतिम के 20, 25, 30 दिनों में पीक पर आया और 10 लाख नौकरी हर जगह जाके बोलते, तो वो एक नैरेटिव बना जो कनेक्ट हुआ जी। और उस कनेक्ट के बाद काफी वोट मिले इनको अपर कास्ट के भी वोट उस चुनाव में चिराग पासवान फैक्टर बने जो काफी वोट ले गए, जदयू के काफी सीटों में नुकसान भी पहुंचाया। उसके बाद से धीरे धीरे तेजस्वी यादव सरकार में भी आए, नौकरियों की बात होने लगी। कहीं ना कहीं बीच में ये थोड़ा सा फटीक फैक्टर में आया कि नौकरियां हम आएंगे देंगे, और यूथ पर इनका भरोसा बन गया। लेकिन इस चुनाव में मुझे तेजस्वी यादव से ज्यादा युवा नीतीश दिख रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव ग्राउंड पे मौजूद हैं जी, बीमारी के जो भी कहें वो कनेक्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से ज्यादा युवा प्रशांत किशोर दिख रहे हैं, जो धरने प्रदर्शन में रोड पे बैठ जा रहे हैं, छात्रों के साथ हर जगह मौजूद दिख रहे हैं। वो एक गैप दिख रहा है। दूसरा, अभी तक तेजस्वी यादव कोई स्ट्रॉन्ग नैरेटिव नहीं बना पाए अपने पक्ष बनाया ना। देखिए वो सवाल आपसे हम लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स के आप पत्रकार हैं, कि तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर को हम जीतेंगे,
18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, मुहूर्त भी निकाल दिया, और 20 दिनों के भीतर अधिनियम लाएंगे, और 20 महीने में बिहार में प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे। 2,76,00,000 परिवार सरकारी आंकड़े में। आपको लगता है, आप तो इकोनॉमिक को ही देखते रहते हैं, इकोनॉमिक्स देखते हैं, मैथमेटिक्स समझते हैं, यह संभव हो पाएगा या फिर यह चुनावी जुमला ही है? देखिए, इस तरह की कोई भी चीज आज की स्थिति में कोई भी सरकार प्रॉमिस नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, स्पेशली बिहार जैसा स्टेट। अगर रिजर्व बैंक की आप रिपोर्ट देखें तो सितंबर की स्टेट के फाइनेंस पर रिपोर्ट आई है, तो स्टेट का काफी सारा बजटरी प्रोविजन जो था उसका एडवांस ही सरकार ने पैसा उठा लिया है। पैसे इतने देने थे पैसे बिल्कुल खर्च करने थे। आप 10,000 दे रहे हैं, वो भी एक बड़ा अमाउंट है, 40,000 करोड़ के करीब उसका टोटल आउटले बनता है। तो किसी भी स्टेट के लिए वो बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इसमें ये प्रॉमिस करना कि हम देंगे, अब वो तेजस्वी यादव समझाएंगे कि वो कैसे करेंगे। एक और बात जो इस चुनाव में मैं देख रहा हूँ कि पिछले 5 साल में आपने देखा होगा बहुत सारे छात्रों का आंदोलन हुआ, बिल्कुल, परीक्षा को लेकर आंदोलन हुआ, परीक्षा कैंसिलेशन को लेकर, पेपर लीक को लेकर हुआ, पेपर लीक को लेकर आंदोलन हुआ। चुनाव में वो असर नहीं दिख रहा है, चुनाव में वो असर नहीं दिख रहा। युवा बहुत निष्क्रिय रूप से इस चुनाव को देख रहा है। उसमें अगर आप उससे बात करेंगे कि तेजस्वी यादव ने हर घर में नौकरी देने की बात की है, तो कहता है कि ये संभव है, कि आपको भी लगता है ये हो पाएगा क्या? अभी एनडीए ने भी अपने मैनिफेस्टो में 2 करोड़ जॉब की प्रॉमिस की है, उस पर भी उनको संदेह है। लेकिन जॉब को लेके वो बहुत श्योर नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ वैकेंसीज आई हैं, तकरीबन 9 लाख कुछ हजार के करीब नौकरियां, सरकारी नौकरियां सरकार ने दी हैं पिछले 5 साल में। टीचर्स की, पुलिस की, और अलग अलग पदों में बहाली हुई है। युवाओं में उस तरह का जोश नहीं दिख रहा है जो 2020 के चुनाव में। युवा थोड़ा साइलेंट है, कुछ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें, बट नौकरी इस चुनाव में अब तक एक बड़ा मुद्दा नहीं दोनों तरफ से उठाने के बावजूद भी वो बहुत अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, किसी को नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि देखिए, आपने कहा कि नीतीश कुमार के नाम यह चुनाव है और नीतीश कुमार के नाम से ही चुनाव आगे बढ़ रहा है। आपको आखिरकार 14 नवंबर आते आते 11 नवंबर को वोटिंग खत्म हो जाएगी, क्या आपको लग रहा है कि एनडीए ने बढ़त बना ली है? आज अगर मैं कहूँ ग्राउंड की स्थिति है तो एनडीए को एज है, एनडीए को एज है, एनडीए को बढ़त है। हाँ, साइकोलॉजिकली भी बढ़त है, कैंपेन में भी बढ़त है, उनकी यूनिटी, और जिस तरह से बड़े नेता आए हुए हैं, बीजेपी का अपना एक कैंपेन करने का स्टाइल है, वो छोटी से छोटी चीज पर भी बहुत काम करते हैं। आपने देखा कि कुछ जो बागी उम्मीदवार खड़े हुए, तो गृह मंत्री खुद आके वो पटना में बैठे, उन्होंने बागी उम्मीदवारों को समझाया, उन्हें बैठाया। आप देखिए, महागठबंधन अंत तक ये डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, और अभी भी कई सीटों पे फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, आज ही राजद ने गोड़ा बोराम से अफजल अली खान को पार्टी से निष्कासित किया, क्योंकि वहां से वीआईपी के संतोष सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, मुकेश सैनी के भाई हैं। तो अभी वहां कंफ्यूजन बना हुआ है। ऐसे कई सीटों पर आपस में कंफ्यूजन बना हुआ है, वो तालमेल की कमी दिख रही है। आप साथ आ गए, साथ आके आपने प्रचार करना शुरू कर दिया, डिप्टी सीएम भी अनाउंस कर दिया है, लेकिन वो यूनिटी नहीं दिख रही है। मैं कह रहा हूं कि आप नीतीश कुमार हर पार्टी के कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं, लोजपा के कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि नीतीश कुमार में और लोजपा में थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरी तरह से सब कुछ बुला के चुनाव जीतने पर फोकस कर रहे हैं। पहले बिहार के चुनाव में एक बात कही जाती थी कि जिधर भूमियार होते थे या भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, उनके खिलाफ तमाम जातियां गुलबंद हो जाती थी। और अब देखिए, एक बात और भी कही जा रही है कि यादव जिधर होंगे, भूमियारों का कितना महत्व रह गया, भूमियार कितने ताकतवर रह गए, समझ ही रहे हैं। यादव नए ताकतवर बनकर हो गए हैं कि जिधर यादव होंगे उनके खिलाफ भी गोलबंदी ईबीसी की और दलित की हो जाती है। ये आप पिछले कई चुनावों से देख रहे हैं, और ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव लाख प्रयासों के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। 18% मुसलमान है, 14% यादव है, तो 32% वोट बैंक आप मान के चलिए, MY समीकरण से हम मान लेते हैं कि उनके पास वोट बैंक है। सरकार बनाने की जो सीढ़ी है, जो 8-10% और वोट चाहिए, उनका स्ट्रगल उसी को लेकर है। बिल्कुल, आपने 2020 के चुनाव में देखा कि मगध शाहाबाद बेल्ट में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। उसकी एक बड़ी वजह थी कि अपर कास्ट से भी कुछ वोट राजद और महागठबंधन को मिले, कुशवाहा का भी वोट एक बड़े मात्रा में मिला, हर एरिया में मिला, जिसकी वजह से वो उसके करीब तक पहुंच पाए, उस मेजॉरिटी मार्क के करीब पहुंच पाए। 2024 का चुनाव भी आप देखिए, 2024 के चुनाव में भी मगध शाहाबाद बेल्ट मैंने देखा ठीक से, तो कुशवाहा वोटर ने बड़ी मात्रा में, चूंकि आरजेडी ने कैंडिडेट बहुत दिए, कुशवाहा कैंडिडेट दिए, उन्होंने मतलब एनडीए को वोट नहीं दिया और अलायंस को, महागठबंधन को वोट दिया। इसलिए आप देखते हैं कि जो 10 सीटें
हारी बिल्कुल एनडीए, उसमें से 7 सीटें मगर शाहबाद बेल्ट की जी 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 7 सीटें यहाँ से 2024 के लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटें आप यहीं पर हारे। तो वो एक गोलबंदी हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं। एनटी यादव का गोलबंदी जहां भी हो रहा है वहां थोड़ा ऑरिजिनल हो जा रहा है। कुछ वोटर्स जुड़ रहे हैं, वो माले भी एक बड़ा फैक्टर है, सीपीआईएमएल भी एक बड़ा फैक्टर है जो बाकी जातियों के वोटर को जोड़ता है। कुछ रीजन में अगर वहां कोई और दबंग जातियां हैं तो उसके खिलाफ भी थोड़ा पोलराइजेशन होता है, हो रहा है। बट इसमें जो 5-6 साल में जो उनको प्रयास करना चाहिए था, जो अति पिछड़ा वोट बैंक था, उसमें घुसना चाहिए था। इस बार भी राजद ने बहुत कोशिश करी है, मुकेश सहनी को लाया है, टिकट लोग मुकेश सहनी को लाए हैं, आईपी गुप्ता को लाए हैं तत्वा ताती समाज के। देखने वाली बात होगी कि चुनाव में कितना असर करता है। अगर ये लोग वोट ट्रांसफर करवाने में सफल हो जाते हैं, हो सकता है नतीजा कुछ बदले, पर ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। भविष्य के गर्भ में। तो चलिए देखिए, यह सब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन महिलाओं के नाम यह चुनाव है और महिलाएं तय करेंगी कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। तो हम ऐसे विशेषज्ञों को लेकर जो बिहार के चुनाव को देखने आ रहे हैं, उनकी नज़रें कुछ अलग होती हैं और वह कुछ समझते हैं, फिर बताते हैं, हम चर्चा करते ही रहते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।